नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित 2 बहुमंजिला इमारतों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और केंद्रीय तकनीकी विभाग के वैज्ञानिकों की देखरेख में भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि होटल स्वामी और प्रशासन के मध्य हुई वार्ता के बाद ही भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 2 मकानों को माफ कीजिएगा 2 होटलों को गिराया गया है, ध्वस्त किया गया है। विभाग की देखरेख में ये कार्रवाई की गई है। संजय हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। संजय, आज 2 होटलों को ध्वस्त किया गया है, क्या जानकारी? राखी जी, देखिए, लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार जो 2 बहुमंजिला इमारत जो जोशीमठ भू धसाव में सबसे ज्यादा असुरक्षित बताई जा रही थी, उन पे जो है आज जो डेमोलिशन की जो कार्रवाई होती है, ढहाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि देर शाम जो है क्रेन यहाँ पे क्रेन और मजदूर पहुंच चुके थे और धीरे धीरे से क्योंकि देखिए सुबह जब सीएम धामी की प्रभावितों के साथ बैठक हुई तो उसमें ये 2 होटल स्वामी भी मौजूद थे, जिनके जो 2 बहुमंजिला इमारत बद्रीनाथ हाईवे के समीप जो है टीसीबी मार्केट के समीप जो तिरछी हो चुकी थी और बिल्कुल असुरक्षित अवस्था में यहाँ पे थे। और सबसे पहले इनको ढहाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि इसके नीचे एक पूरी कॉलोनी जो है इसकी चपेट में आ रही थी। हालांकि वो कॉलोनी भी जो है अभी यही बताई जा रही कि इसमें सारे क्रॉस का निशान लगाया गया, लेकिन सीएम धामी के बैठक के बाद जो इन बावन स्वामियों के साथ जो समझौता बताया गया है कि ये लोग मान गए हैं कि जिस तरह से भी बैठक में जो मिनट बताए गए थे इनके लिए, उससे सहमति बनी और सहमति के बाद ही प्रशासन जो है यहाँ पर बिल्डिंग को ढहाने के लिए तैयार हो चुका है। और अभी तक जो है जो यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर्स हैं और जो मजदूर हैं और जो सेंट्रल जो केंद्रीय भवन अनुसंधान एजेंसी है उसके इंजीनियरों की देखरेख में सारा काम किया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और एनआईएम के एक्सपर्ट भी जो हैं मदद कर रहे हैं। और लगभग जो टॉप रूफ होता है, जो छत का भाग होता है, इसमें जनरेटर थे और पानी की टैंकियां थी, जो बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान में रख करके जो है इस बिल्डिंग को धीरे धीरे छत की तरफ से जो है ढहाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जी देखिए संजय, ये कहा जा रहा था कि भवनों को चिन्हित किया गया था, लेकिन लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अभी भी विरोध किया जा रहा है? जी देखिए राखी जी, अभी जो ये भूस्वामियों का जो विरोध है वो थम गया, क्योंकि देखिए 45 करोड़ रुपए की जो वित्त विभाग से जो है इन जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके लिए देहरादून से जारी हो चुकी है और 1.5 लाख रुपए की जो प्रति जो परिवार जो सहायता जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर जो सीएम धामी ने यहाँ पे पैकेज की घोषणा की है। इसके बाद जो चेक है, जो हेतुक राशि है और जो 1-1 लाख रुपए के जो चेक है वो भी आज शाम से बांटना जो प्रशासन ने शुरू कर लिया। कुल मिला के अब जो है सीएम धामी के जो 1.5 दिन का दौरा यहाँ पे था, उसके बाद प्रभावितों और प्रशासन के बीच जो है बात बनती नजर आ रही, जिसका नतीजा देख रहे हैं कि जो प्रभावितों के और सरकार के बीच जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था वो हो चुका है। हालांकि जोशीमठ संघर्ष समिति जो है लगातार अभी अपना संघर्ष जारी किए हुए, इसको लेकर के उन्होंने आज प्रख्यात पर्यावरणविद जो यहाँ पे रवि चोपड़ा है, उन्होंने यहाँ पे प्रेस वार्ता भी की थी और सरासर इसको एनटीपीसी को ही इस जो टनल इसके भूमिगत जो आ रही है इस टनल को ही अतीत में जो एनटीपीसी के जो काम हुए हैं उनकी उन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट जो प्रेस वार्ता में दिखाई और इसी को इन्होंने दोषी बताया। और बड़ी बात ये है राखी की, बताया जा रहा है कि एक हाईकोर्ट में एक मामला जो लंबित था एनटीपीसी के काम को रोकने को लेकर के, बताया जा रहा है कि उस पर भी संज्ञान लेकर के माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड ने जो है इसको एनटीपीसी के जो सभी तरह के जो कार्य हैं और विस्फोट करने के जो कार्य हैं उनको फिलहाल 2 माह तक के लिए रोक लगा दी है। और जो स्वतंत्र एजेंसी और कुछ एक अलग कमेटी बना करके बंद लिफाफे में जो इसके जो जांच है, जांच सौंपने के बाद जो है कोर्ट में पेश करने के 2 महीने के अंदर कोर्ट में जो है इसकी जांच रिपोर्ट पेश देने की भी जो है बात की गई है। जी
बिल्कुल संजय, और देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से अभी काम कर रही है और लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि देखिए पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाएगी, और एक निर्धारित राशि को लेकर जो प्लान सरकार तैयार कर रही है, क्या आज उस पर भी कोई चर्चा की गई है? बिल्कुल। देखिए राखी जी, अगर सबसे पहले आपको अगर राहत कार्यों की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा अब तक करीब जो आपदा प्रभावित जो 73 परिवार है उनको 5,000 रुपए की दर से लगभग 3,65,000 रुपए की धनराशि जो है जो प्रति परिवार जो है बांट चुके हैं। और 10 जो भवन स्वामी है जिनके जो क्षतिग्रस्त जो उनके भवन हुए उनको 1,30,000 की दर से करीब 13 लाख की जो आर्थिक सहायता दी गई है। लगातार ऐसे ही जो अन्य तरह के जो हेतुक राशियां हैं जो आज लगातार जो राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन जो है कैंप में जा करके प्रभावितों को सौंपा जा रहा है। और जो पुनर्वास नीति के लिए जो एक स्थानीय कमेटी बनाई गई है, जल्द ही उसका भी जो निर्धारण तय किया जाएगा कि किस तरह से जो है जो प्रभावित परिवार हैं उन प्रभावित परिवारों को जो है पुनर्वास का एक पैकेज तैयार किया जाए, जिसके लिए जल्दी से जल्द जो है जो कमेटी बनाई गई है यहाँ पे, वो कमेटी जो है जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। जी बिल्कुल। और संजय देखिए, केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है इस पूरे हादसे पर, जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से आपदा अब हो रही है, जोशीमठ धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए आईएएस अधिकारियों ने 1 दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने पत्र जारी किया है। जनवरी महीने के 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पवन हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। पवन, एक सराहनीय कदम इसे माना जाएगा जो वहां के बड़े अधिकारियों ने लिया है, मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन जमा करने का ये फैसला। चलिए संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बड़े अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने ये फैसला लिया है कि 1 दिन का वेतन जो है वो जमा कराया जाएगा मुख्यमंत्री राहत कोष में, जिससे जोशीमठ में जिस हालात से अभी लोग गुजर रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत राहत जो है इन अधिकारियों की तरफ से दी जा सके।
और वहीं 4 दिन पहले आयोजित लेखपाल की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आयोग के अति गोपन अनुभाग में नियुक्त अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी ऋतु के साथ मिलकर लीक प्रश्न पत्र राज्यपाल और संजीव को उपलब्ध कराया, जिसके एवज में उन्हें नगद राशि प्राप्त हुई। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि जांच पड़ताल के आधार पर अभी तक 35 अभ्यर्थियों के परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र पाने की सूचना मिली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र की प्रतियां और प्रश्न पत्र लीक कर अवैध रूप से कमाए गए 22,50,000 रुपए अभियुक्त संजीव चतुर्वेदी से बरामद किए गए हैं। पूर्व में यूके ट्रिपल एससी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। गिरफ्तार किया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार करने वाला स्वामी विवेकानंद जी के पेला से नगर पंचायत के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की गई। मोर्चा दिनेशपुर मंडल द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसी संबंध में हमारी मांग पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इतना भव्य स्वामी जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। मैं नगर पंचायत के सभी सभासदों को, हमारे मुखिया चेयरपर्सन को मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और वहीं रुड़की में पहली बार सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं इस महायज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान सीएम धामी के साथ कई मंत्री और बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रुड़की की नेहरू स्टेडियम में 22 जनवरी को इस महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में जहां देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे, इस बात की जानकारी रुड़की के आदर्श नगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक ने दी है। कोटद्वार में 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 से 17 जनवरी तक किया गया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने वाहन चालकों के डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का बड़ा कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया। इसके अतिरिक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी और यातायात निरीक्षक ने वाहन चालकों को जागरूकता संबंधित जानकारी दी। और वहीं उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। वहीं हादसे को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं उधम सिंह नगर एसएसपी के दिशा निर्देशन में पूरे जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर किच्छा कोतवाली पुलिस भी सतर्क है। मौके पर एडिशनल एसपी मनोज कत्याल ने लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रशासन ने लोगों को यातायात नियमों की शपथ भी दिलाई।
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश में जिले भर में इनामी बदमाशों की धरपकड़ जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने गैंगस्टर के वांछित इनामी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया। इसी के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से पुलिस टीम का गठन कर आखिरी बचे इनामी बदमाश को चेकिंग कर धर दबोचा। एसपी अभय प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पूर्व में संगठित होकर पशु चोरी का काम किया करता था और अब ये आरोपी अपना मूल पता छोड़कर रुड़की में रहकर रंगाई पुताई का काम कर रहा था। 11 इनामी बदमाशों में से आखिरी इनामी था जिसको पुलिस ने धर दबोचा और न्यायालय के सामने पेश किया। लालकुआ गोला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गोला रोड पर बनने वाली प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। रेलवे प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआ में एक ओवरब्रिज बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआ के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभागों का निरीक्षण और बैठकों का दौर जारी है। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई है। रुड़की की दुर्गा कॉलोनी में पूर्व सैनिक ने एसडीएम और एसपी देहात से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उसमें कहा कि दुर्गा कॉलोनी में जे ब्लॉक में कुछ लोगों की ओर से अपने मकानों का पानी मुख्य मार्ग पर छोड़ा जाता है, जिससे रास्ते में कीचड़ हो जाती है, जिससे लोग चोटिल हो जाते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि लोगों को इस परेशानी से मुक्ति मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कैप्टन BS रावत दुर्गा कॉलोनी से कंसर्न रखता हूँ। और जो भट्ट साहब ने बताया था कि हमारे दुर्गा कॉलोनी में कुछ चंदे परिवार हैं जिन्होंने कि अपना ये किचन का और बाथरूम का पानी का निवारण नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हम आपस में माहौल को ठीक रखें, लेकिन कुछ चंदे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कि इस माहौल को ख़राब करने पे लगे हुए हैं। हम पूरे प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे हस्तक्षेप करके और उन लोगों को समझा करके ताकि पानी का निवारण करें। और मौके में जा कर के हमने एसडीएम साहब को भी और एसपी देहात साहब से भी रिक्वेस्ट कर दी है और मौके पे और विधायक साहब से हमने खानपुर उमेश कुमार बिरादन साहब जो विधायक है हमारे, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको मौके में जा कर के उसका निवारण करें ताकि हम आपस में प्रेम भाव से रह सकें और उन अनजान लोगों को जिनकी ना समझे उनको समझ सके और उनको समझा सके।